हिंदी साहित्य के इतिहास के सहयात्रियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। इस कड़ी में हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। अब तक हमने भारतेंदु युग की यात्रा की है। भारतेंदु युग भाषा और साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से विकास का समय रहा है, तो द्विवेदी युग उसके गठन, कसाव और वैचारिक उन्नत दृढ़ता का युग रहा है। आज हम इसी द्विवेदी युग की यात्रा करेंगे। यह द्विवेदी युग सरस्वती जैसी कालजयी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। द्विवेदी जी बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने भाषा के लिए बहुत काम किया। उनकी अनुशासन प्रियता भाषा और साहित्य के निर्मिति, गठन और विकास में बखूबी दिखाई देती है। द्विवेदी युग में कविता और गद्य की भाषा एक ही थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह युग भारतीय आख्यान और दार्शनिक परंपरा का प्रत्याख्यान निर्मित कर रहा था। कहिए कि आख्यान निर्मित कर रहा था। आइए जाने कि इस युग में कौन कौन से सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, कविता का रूप कैसे बदला, वह आम जन को कैसे प्रभावित कर रही थी, भाषा कैसे बदल रही थी। हुआ यूं कि 20वीं सदी के आरंभ में बनारस में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका नाम था सरस्वती। 1903 तक यह पत्रिका बनारस से ही निकली। संपादक थे श्याम सुंदर दास। लेकिन 1903 के बाद इलाहाबाद के इंडियन प्रेस से प्रकाशित होने लगी और इसके संपादन का भार उठाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और इस पत्रिका ने खड़ी बोली हिंदी कविता लिखने की प्रेरणा इस युग के लेखकों में जगाई। भारतेंदु युग की कविता के योगदान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ही सुने। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उसमें मनुष्य को प्रत्याहिक सुख सुविधाओं के जंगल से मुक्त करके शाश्वत देवत्व के पवित्र लोक में ले जाने की महत्वाकांक्षा लुप्त हो चुकी थी। वह मनुष्य को देवता बनाने के पवित्र आसन से च्युत होकर मनोविनोद का साधन हो चुका था। काव्य को देवता बनाने की शक्ति लुप्त हो गई। उसकी सांप्रदायिक अद्भुत व्याख्याएं शुरू हो गईं। दूसरी ओर कवियों की दुनिया राज दरबारों की ओर खींच गई। भारतेंदु ने कविता को इन दोनों ही प्रकार की अधोगतियों के पंथ से उबारा। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। उनका समूचा काव्य मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग है। इन जीवन धारा ने ही उसकी समस्त रचनाओं को उपादेय और नवयुग का मार्ग खोलने वाला बना दिया। आधुनिक हिंदी कविता का खड़ी बोली रूप तो भारतेंदु के समय ही दिखाई देने लगा था, लेकिन उसका व्यापक प्रसार 1900 के बाद दिखाई दिया। इस दौर में हिंदी कविता ने रीतिकालीन दरबारीपन का तो विरोध किया ही, उसके भीतर साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोध का भी स्तर तीखा होने लगा। इसके मूल प्रेरणा स्रोत महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने कविता को आर्थिक विषमता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता और हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी
वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। इस दौर के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुख थी। वास्तविक अर्थों में इसी दौर में खड़ी बोली हिंदी कविता प्रतिष्ठित हुई और इसमें प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि भी हुए। ब्रजभाषा कविता में लिखने वाले कवियों ने खड़ी बोली में भी कविता लिखने की ओर ध्यान दिया। साहित्य में रीतिवाद के विरोध के साथ साथ ब्रजभाषा को कवियों ने छोड़ना आरंभ कर दिया और एक नए भावबोध के साथ खड़ी बोली हिंदी कविता सामने आई। इस नए भावबोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी, जो श्रीधर पाठक के काव्य में प्रकट हुई। इन्होंने लोक जीवन और प्रकृति को अपनी कविता का विषय बनाया, जिसमें एक नई ताजगी थी। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं। हालांकि उनका प्रकृति प्रेम ब्रजभाषा काव्य में भी प्रकट हो चुका था। खड़ी बोली उन्हें अपने भावबोध के अधिक अनुकूल लगती थी। इसीलिए सन 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता लिखी, जिसमें प्रकृति का चित्रण और वर्णन किताबी ढंग से नहीं, देशी ढंग से हुआ है। यह रीतिवाद से विद्रोह था। खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रबीर के ऊपर किसान का ध्यान है। जहाँ तहाँ रहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जौ गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी। सुघर सौंप सुंदर कुसुम की क्यारियां, सोआ पालक आदि विविध तरकारियां, अपने अपने ठौर सभी में सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। खेत और प्रकृति का यह सौंदर्य बोध रीतिवादी सौंदर्य बोध से भिन्न और नया था। इन्हीं की एक पुस्तक एकांतवासी योगी भी है, जो लावनी की लय पर है। प्रकृति की स्वच्छंदता का भाव तो कविता में बना रहा, लेकिन उसके समानांतर देश प्रेम, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक गौरव, स्वाधीनता की चेतना, भारत दुर्दशा के चित्र भी कवियों की रचनाओं में उभरने लगे। काव्य भाषा में खड़ी बोली का रूप भी थोड़ा और प्रौढ़ हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तो प्रिय प्रवास नाम से खड़ी बोली में प्रबंध काव्य ही लिख दिया। यह खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य है। इस पुस्तक ने यह भ्रम दूर कर दिया कि खड़ी बोली कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। इस ग्रंथ में हरिऔध ने कृष्ण को जननायक के रूप में चित्रित किया। तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक आंदोलनों का प्रभाव भी इस कृति में दिखाई पड़ता है। प्रिय प्रवास की भाषा तत्सम बहुल है। रूपोद्यान प्रफुल्लम प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना, श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। हरिऔध जी के समकालीन कवियों में मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख थे। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखकर देश के अतीत और वर्तमान परिस्थिति का बहुत वास्तविक चित्र खींचा। इस पुस्तक ने हिंदी के क्षेत्र में नवजागरण का काम किया। इसी ग्रंथ ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का गौरव प्रदान किया। हम जानते हैं उनको यह नाम महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के प्रायः सभी धार्मिक मतों और विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में हुआ है। संकीर्णता न उनके व्यक्तित्व में थी, न साहित्य में। गुप्त जी ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक पर भी काव्य लिखे, जो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्त्रियों पर कई काव्य ग्रंथ लिखे। इससे पहले
किसी कवि ने इस तरह से स्त्रियों पर रचनाएं नहीं लिखी थीं। गुप्त जी के तो दो ग्रंथ, दो महाकाव्य मिलते हैं स्त्रियों पर। साकेत ग्रंथ अगर याद किया जाए तो उसमें राम कथा के साथ साथ कैकेयी और उर्मिला का इतना बढ़िया वर्णन हुआ है जो देखने योग्य है। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनके पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। राम नरेश त्रिपाठी केवल कवि नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने देश के कई भागों का भ्रमण किया था। उनके काव्य ग्रंथ पथिक में दक्षिण भारत और स्वप्न में उत्तर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन है, उसमें स्थानीय विशेषताएं उभरी हुई हैं। उनके काव्य में स्वाधीनता संग्रामरत भारतीय मानस की नैतिकता, त्याग और बलिदान भावना का आग्रह है। इस कालखंड के अन्य उल्लेखनीय कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शंकर, रामचंद्र शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता में भाषा के नियमों की अवहेलना नहीं करते थे। नाथूराम शंकर ने अंधविश्वास, रूढ़ी और पाखंड का विरोध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं में प्रकृति के सहज सौंदर्य का चित्रण है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही स्वाधीनता प्रेमी और स्वच्छंद कवि थे। लख अपार प्रसार गिरिंद में ब्रज धराधिय के प्रिय पुत्र का सकल लोग लगे कहने, उसे रख लिया है उंगली पर श्याम ने। हमने इस पड़ाव में लगभग 20 वर्ष की यात्रा तय की। इस यात्रा में हम कविता के विभिन्न रूप से परिचित हुए। हमने यह भी जाना कि खड़ी बोली कविता के लिए कितनी उपयुक्त भाषा सिद्ध हुई। यह युग सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से खूब संपन्न था और इस समय की कविता मानव मूल्य के कितनी पक्षधर थी। अब हम अगले चरण में छायावाद की यात्रा करेंगे और छायावाद में यह मानवीय विशेषता, यह मानवीय संवेदना धीरे धीरे और अग्रसर होती चली जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।